हेलो बच्चों, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ना है और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का ये सेकंड वीडियो लेक्चर है। फर्स्ट वीडियो लेक्चर में आप लोगों ने जाना कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इंट्रोडक्शन, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होते हैं, एडिशन और मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स क्या होते हैं, दोनों में डिफरेंस क्या है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कितने टाइप्स के होते हैं, स्टेबल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होता है, अनस्टेबल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होता है। आज का वीडियो लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर है। इसमें हम आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर ले चलेंगे कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स आखिर होता क्या है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कौन सी टर्मिनोलॉजी है जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में यूज होती है, डिफरेंट टर्म्स यूज्ड इन कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है और साथ में आपको नोट्स देते चलेंगे कि इन इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी के नोट्स क्या है, किस टाइप से आप लिखेंगे इसको, जब आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा तो किस टाइप से आप इन हेडिंग्स को लिखेंगे। हम आपको आज बताएंगे कि सेंट्रल मेटल एटम क्या होता है, आपको बताएंगे आज हम कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या होता है, लिगेंड्स क्या होते हैं, लिगेंड्स के टाइप्स क्या हैं, कितने तरह के लिगेंड्स होते हैं, ये सब आज के वीडियो लेक्चर में हम कवर करेंगे। तो उठा लीजिए कॉपी ओपन और स्टार्ट कीजिए अपनी नई हेडिंग से इंपॉर्टेंट टर्म्स used in coordination compound। इंपॉर्टेंट टर्म्स यूज्ड इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। देखिए बच्चों, जैसे आपका कोई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हमने लिखा, ये बहुत कॉमन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। ये एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है और पिछले वीडियो लेक्चर में हमने आपको बताया था कि जितनी चीजें इस ब्रैकेट के अंदर लिखी होंगी उसी की केमिस्ट्री को हम कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री कहते हैं। बाद वाले इतना काम की चीज नहीं होता तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का ही पार्ट है, लेकिन इतनी काम की चीज ये नहीं होती। जितनी चीजें ब्रैकेट के अंदर लिखी हुई हैं यही चीजें आपके काम की हैं। तो पहले समझ लेते हैं, उसके बाद नोट्स के फॉर्म में उसको लिख लेंगे। समझिए, ये ब्रैकेट जो है इसको हटा देते हैं। जब ये 4 पोटेशियम हटाएंगे तो इस पर 4 निगेटिव चढ़ जाएगा। पता है आपको, आप लोग पढ़ते हुए आए हैं कि जब पॉजिटिव हटेगा तो इस पर क्या आ जाएगा, 4 निगेटिव चढ़ जाएंगे। अब इस ब्रैकेट की बात करते हैं कि इस ब्रैकेट है क्या। देखिए, ये जो ब्रैकेट है ये इस तरह से जो ब्रैकेट है, इस ब्रैकेट को हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर। क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहते हैं। अभी समझ लीजिए, नोट्स मैं अभी बनवा दूंगा आप लोगों के। ये ब्रैकेट जो है, इस ब्रैकेट के अंदर, इस ब्रैकेट के पूरे पार्ट को हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर। तो ये एक आपका कोऑर्डिनेशन स्फीयर है। कोऑर्डिनेशन स्फीयर की जो अंदर की केमिस्ट्री होगी वही हम डिस्कस करेंगे इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में। देखिए, तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर को एक ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं। कोऑर्डिनेशन स्फीयर में क्या क्या चीजें होती हैं वो देखिए। कोऑर्डिनेशन स्फीयर में एक मेटल एटम होता है और साथ में उससे लगी हुई कोई आयन होगा या मॉलिक्यूल होगा। तो एक मेटल एटम होगा। जो मेटल एटम, तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर में क्या क्या चीज प्रेजेंट होंगी? कोऑर्डिनेशन स्फीयर में 2 चीजें प्रेजेंट होंगी, याद रखिएगा। कोऑर्डिनेशन स्फीयर में 2 चीजें प्रेजेंट होंगी। एक होगा मेटल एटम, और दूसरा मेटल से ज्वाइंट एक चीज होगी, मेटल से जुड़ी हुई एक चीज होगी। इस जुड़ी हुई चीज को हम कहते हैं लिगेंड। इस जुड़ी हुई चीज को हम कहते हैं लिगेंड्स। तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर, सबसे पहले जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर की केमिस्ट्री है उसको कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री कहते हैं। कोऑर्डिनेशन स्फीयर को हम ब्रैकेट में, स्क्वायर ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं और उसके अंदर 2 चीजें होती हैं। एक होता है मेटल एटम। जो मेटल एटम होता है उसे कहते हैं सेंट्रल मेटल एटम। उसे कहते हैं सेंट्रल मेटल एटम। एक नाम इसको और दिया जाता है, इसे कहते हैं कोऑर्डिनेशन सेंटर। इसे कहते हैं कोऑर्डिनेशन
सेंटर भी कहते हैं, इसे कोऑर्डिनेशन सेंटर भी कहते हैं। सेंटर मेटल एटम होता है, दूसरा क्या होता है, लिगेंड्स होता है। लिगेंड्स इलेक्ट्रॉन पेयर रिच होता है, लिगेंड पर इलेक्ट्रॉन पेयर होता है और यही इलेक्ट्रॉन पेयर वो मेटल एटम को दे देता है, क्योंकि मेटल एटम पॉजिटिव चार्ज होता है। जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर में मेटल एटम है वो पॉजिटिव चार्ज होगा। पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन निकाल के आया होगा, किसी ना किसी ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा, अपनी किसी ना किसी ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा और वो इससे इलेक्ट्रॉन पेयर लेता है। तो लिगेंड्स इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होता है, लिगेंड्स इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होता है, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होता है और मेटल इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होता है। इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होता है, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होता है। मेटल एटम इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होता है और लिगेंड इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होता है। आपने 11th में एसिड बेस कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा और वहां पे लुईस कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा। लुईस कॉन्सेप्ट क्या होता है, फर्स्ट ईयर की चीज है। लुईस कॉन्सेप्ट क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर क्या कहलाते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर लुईस बेस कहलाते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर लुईस बेस कहलाते हैं और इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर लुईस एसिड कहलाते हैं। आपने 11th में पढ़ा होगा इसको कि लुईस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड बेस क्या है, बेस आर इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर एंड एसिड आर इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर। तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर में कितनी चीजें होती हैं, कोऑर्डिनेशन स्फीयर में दो चीजें होती हैं, एक सेंटर मेटल एटम, दूसरा लिगेंड। लिगेंड क्या होता है, लिगेंड सेंटर मेटल एटम जो ट्रांजिशन मेटल के एटम हैं उन्हें सेंटर मेटल एटम, वही सेंटर मेटल एटम होते हैं और वो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होते हैं। इलेक्ट्रॉन पेयर ये कहां से एक्सेप्ट करते हैं, लिगेंड से ये एक्सेप्ट करते हैं। ये लुईस एसिड की तरह काम करते हैं और ये लिगेंड जो है वो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होता है और वो किसका काम करता है, लुईस बेस का काम करता है। इतनी चीजें हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर की, ठीक है, समझ में आ गया। मैं अभी प्रॉपर वे में आपको नोट्स भी दे दूंगा। अब दूसरी चीज, कोऑर्डिनेशन स्फीयर समझ गए आप लोग। नेक्स्ट चीज, दो टर्म और यूज किए जाते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर के लिए, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के लिए दो टर्म और यूज किए जाते हैं। एक टर्म आप फर्स्ट ईयर में पढ़ के आए हो और दूसरा टर्म नया है आप लोगों के लिए। पहला टर्म है ऑक्सीडेशन स्टेट, ये आप लोग पढ़ के आए हो, पूरा चैप्टर है, ये पूरा चैप्टर है ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन स्टेट। और दूसरा है कोऑर्डिनेशन नंबर, ये नया चीज है आप लोगों के लिए, कोऑर्डिनेशन नंबर। सिंपल वे में मेटल एटम, ट्रांजिशन मेटल एटम वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। अब यहां पे मेटल एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, ये वही फॉर्मूला लगाएंगे जो आप 11 में लगाते आ रहे हो। यहां पर इसकी मेटल एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, ये किस स्टेट में था जब इसने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाया है। मेटल एटम किस स्टेट में था, किस आयन में था, किस टाइप के आयन में था जब इसने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाया है, निकाल लेंगे। यहां पे देखिए, यहां पे जो नॉर्मल फॉर्मूला आप लोग लगाते हो वही फॉर्मूला लगाएंगे। Fe की मानेंगे क्या, x प्लस Cn कितने हैं यहां पे 4, Cn पे चार्ज कितना होता है 1, -1 होता है और इजिकल टू -4, ठीक है, ठीक है। अब x इजिकल टू क्या हो जाएगा, x इजिकल टू क्या हो जाएगा, x इजिकल टू -4, सॉरी कहीं गड़बड़ हो रही है, सॉरी 6 है, ये 4 नहीं 6 है, 6। तो ये हो जाएगा x इजिकल टू -4 प्लस 6। तो x की ऑक्सीडेशन स्टेट, Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ जाएगी, प्लस की 2। Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ गई, प्लस की 2। Fe कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट, कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में था जब इसने ये कंपाउंड बनाया है, +2 स्टेट में था। तो एक रूल होता है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट है वो उसके आगे रोमन न्यूमेरल में लिख दी जाती है। जैसे यहां पे Fe किस स्टेट में है, Fe सेकेंड स्टेट में है, तो आप इसे लिखेंगे Fe सेकेंड, रोमन न्यूमेरल में लिखा जाता है। ये एक रूल होता है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का, ये हम आपको आगे बताएंगे।
कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का एक रूल है कि जो मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट है वो उसके आगे रोमन न्यूमरल में लिख दी जाती है Fe2। ठीक है, ये तो बात हो गई ऑक्सीडेशन स्टेट की। ऑक्सीडेशन स्टेट एक नई एक हेडिंग है, वो हम आपको आगे लिखवाएंगे। बस यहां पे समझ लीजिए क्या क्या टर्मिनोलॉजी यूज हो रही है। अब सेकंड टर्म है कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर। ये भी टर्म हम हेडिंग डाल के समझाएंगे, लेकिन यहां पे एक सब हेडिंग की तरह समझ लीजिए कोऑर्डिनेशन नंबर। याद रखिए, सिंपल वे में जितने लिगेंड्स इससे अटैच होंगे, जितने मोनोडेंटेड लिगेंड इससे अटैच होंगे, वो इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर होगी। ठीक है, अभी मैं आगे आपको बताऊंगा कि ये समझिए कि लिगेंड्स जितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड सेंट्रल मेटल एटम से बनाएगा, लिगेंड्स जितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड सेंट्रल मेटल एटम से बनाएगा, वो उसकी कोऑर्डिनेशन नंबर होगी। अब देखिए यहां पे लिगेंड्स, कितने लिगेंड जुड़े हुए हैं? 6 जुड़े हुए हैं। 6 लिगेंड Fe जुड़े हुए हैं, तो Fe की कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगी? यहां पे 6 हो जाएगी। Fe की कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगी? 6 हो जाएगी। तो ये टर्मिनोलॉजी है जो हम यूज करेंगे। अब आते हैं नोट्स के फॉर्म में। आप लोगों को, मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब नोट्स के फॉर्म में आते हैं, नोट बनाते हैं। तो पहली हेडिंग देंगे, फर्स्ट हेडिंग देंगे इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी में, टर्म में फर्स्ट हेडिंग देंगे कोऑर्डिनेशन स्फीयर। फर्स्ट हेडिंग देंगे कोऑर्डिनेशन स्फीयर, कोऑर्डिनेशन स्फीयर और कॉम्प्लेक्स स्फीयर, कॉम्प्लेक्स स्फीयर और कॉम्प्लेक्स एंटिटी, कॉम्प्लेक्स एंटिटी। ठीक है, फर्स्ट हेडिंग है ये। इस इंपॉर्टेंट टर्म यूज इन कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का फर्स्ट टर्म है कोऑर्डिनेशन स्फीयर और कॉम्प्लेक्स स्फीयर और कॉम्प्लेक्स एंटिटी। ठीक है, जब हम आपको एडिशन कंपाउंड पढ़ा रहे थे तो हमने बताया था कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का एक पार्ट कभी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का एक पार्ट आयोनाइज नहीं होता, मतलब डिसोसिएट नहीं होता। आप वीडियो लेक्चर में देखिएगा, मैंने पिछले वीडियो लेक्चर में आप लोग देखिएगा, तो हमने बताया था आपको कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का एक पार्ट, जैसे ये है कॉम्प्लेक्स K4 FeCN6, जब ये आयनाइज होगा तो ये किसमें टूटेगा? डिसोसिएट किसमें होगा? 4K+ में, और FeCN6 -4 में ये डिसोसिएट होगा। अब ये पार्ट इसका डिसोसिएट नहीं होता, इसी पार्ट को हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर। इसी पार्ट को कहते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर। तो नोट्स में क्या लिखेंगे आप? नोट्स में क्या लिखेंगे? द पार्ट ऑफ complex compound, the part of complex compound which retain its identity, which retain its identity is known as complex sphere. Is known as complex sphere. ठीक है, सेकेंड पॉइंट, कॉम्प्लेक्स स्फीयर is an important part of all complex compound and is composed of इसके अंदर क्या क्या होता है? and is composed of central metal atom,
सेंट्रल मेटल एटम किसका काम करता है? ये लुईस एसिड का काम करता है एंड इज कंपोज्ड ऑफ सेंट्रल मेटल एटम, काम किसका करता है? लुईस एसिड का, एंड लिगेंड्स किसका काम करते हैं? लुईस बेस का काम करते हैं, लुईस बेस का काम करते हैं। थर्ड पॉइंट, ये दोनों सेंट्रल मेटल एटम लिगेंड्स आपस में किससे जुड़ते हैं? कोऑर्डिनेट कंपाउंड से, कोऑर्डिनेट बॉन्ड से जुड़ते हैं। ये भी पॉइंट निकालेंगे। कोऑर्डिनेट बॉन्ड लिंक सेंट्रल मेटल एटम टू लिगेंड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड दोनों को जोड़ता है। और नेक्स्ट पॉइंट, कोऑर्डिनेशन स्फीयर, हम शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं CS। कोऑर्डिनेशन स्फीयर इज रिप्रेजेंटेड बाय स्क्वायर ब्रैकेट। इसकी शॉर्ट ले, आगे बढ़ते हैं। स्क्रीन शॉट ले लिए इसका। अब इसका मतलब यह हो गया कि अगर मेटल एटम है, मेटल एटम लिगेंड से किस तरह जुड़ा होगा? कोऑर्डिनेट बॉन्ड से। यह है सेंट्रल मेटल एटम, यह है लिगेंड, और यह है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। यह है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है, चलिए जैसे फॉर एग्जाम्पल COCl3 NH3 का होल थ्राइस। ये देखिए कंपाउंड है, इसमें क्या है? इसमें 3 क्लोराइड आयन जुड़े हुए हैं और 3 अमोनिया मॉलिक्यूल जुड़े हुए हैं। इस सेंट्रल मेटल, ये सेंट्रल मेटल एटम है, और ये दोनों लिगेंड, जरूरी नहीं है कि लिगेंड एक हो, लिगेंड एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। यहां पे 2 लिगेंड है, एक क्लोरीन भी इसको इलेक्ट्रॉन पेयर दे रहा है और अमोनिया भी इसको दे रहा है, इसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है। इसका मतलब ये हुआ, अब यहां पे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी? चलिए इसको ऑक्सीडेशन स्टेट छोड़िए, अब देखिए यहां पे क्या होगा? कोबाल्ट से, तो इन दिस कॉम्प्लेक्स कोबाल्ट, यहां पर इसकी ऑक्सीडेशन रेट 3 होगी। कोबाल्ट थर्ड कंबाइंड विथ 3 क्लोराइड आयन एंड 3 अमोनिया मॉलिक्यूल। ठीक है, और देख लीजिए, और एग्जाम्पल देख लीजिए। जैसे ये है, यहां पे क्या है? 6 अमोनिया मॉलिक्यूल किससे जुड़े हुए हैं? निकल से। निकल सेंट्रल मेटल एटम है। अमोनिया मॉलिक्यूल क्या है? अमोनिया मॉलिक्यूल लिगेंड्स की तरह काम कर रहा है। यहां पे निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी? अमोनिया कितनी होती है? न्यूट्रल मॉलिक्यूल है। आप फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हो, किसी भी न्यूट्रल मॉलिक्यूल की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या? जब उस पर चार्ज नहीं होगा, न्यूट्रल मॉलिक्यूल पे चार्ज नहीं होता, अगर चार्ज नहीं होगा तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी? 0 होगी। तो ये तो 0 हो गया, निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो जाएगी? +2। तो इन दिस कॉम्प्लेक्स 6 अमोनिया मॉलिक्यूल
is joined with nickel second ion. ठीक है, बात समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं, इसकी शॉर्ट लीजिए। और भी कई हैं, धीरे धीरे आप फैमिलियर होते जाओगे इससे। नोट्स में नेक्स्ट पॉइंट डालिए, नोट्स में नेक्स्ट पॉइंट डालिए। नेक्स्ट पॉइंट, एटम और आयन present in coordination sphere is not ionized. Ionized नहीं होते, not ionized, not ionized और feebly ionized। बहुत या तो ionized नहीं होंगे, या तो आयनाइज नहीं होंगे, या तो बहुत ही कम आयनाइज्ड होंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, ये पॉइंट नेक्स्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इस पे एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिया हुआ है। एटम और आयन, एटम और आयन which are not part of coordination sphere, which are not part of coordination sphere, are kept outside the coordination sphere, are kept outside the coordination sphere. These ion और एटम, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आयन और एटम are known as counter ion. कोऑर्डिनेशन स्फीयर ब्रैकेट में होता है। कोऑर्डिनेशन, जितनी चीजें ब्रैकेट के अंदर हैं वो सब पार्ट होगा कोऑर्डिनेशन स्फीयर का, और जो चीजें कोऑर्डिनेशन स्फीयर में नहीं होंगी वो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर लिखी होंगी, और उन्हें क्या कहेंगे? काउंटर आयन कहेंगे। ठीक है, इसकी शॉर्ट ले, फिर इसका एग्जाम्पल बता। कुछ एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल लिखिए। पहला एग्जाम्पल, सेकंड एग्जाम्पल, थर्ड एग्जाम्पल, फोर्थ एग्जाम्पल, ठीक है, और ठीक है, और लिख लीजिए। इतना समझ जाएंगे आप लोग। अब आपको क्वेश्चन ये है कि आपको इसमें कोऑर्डिनेशन आयन और काउंटर आयन बताने हैं। कितने काउंटर आयन होंगे, इन सब में कितने काउंटर आयन होंगे ये आपको बताना है। देख लीजिए, पहले कंपाउंड में काउंटर आयन कितना है?
जो ब्रैकेट के अंदर है वो कोऑर्डिनेशन स्फीयर, जो ब्रैकेट के बाहर लिखा है वो काउंटर आयन। यहां पे काउंटर आयन कितना है? एक काउंटर आयन है। काउंटर आयन यहां पे कितना होगा? काउंटर आयन इसमें कितना है? 1 काउंटर आयन। यहां पे देखिए Cl1 है, यहां पे काउंटर आयन भी कितना होगा? 1। यहां पे भी काउंटर आयन 1 है। यहां पे काउंटर आयन कितने हैं? 2 काउंटर आयन है। यहां पर पोटेंशियल कितने हैं? 4। यहां पे 4 काउंटर आयन। यहां पे काउंटर आयन कितने हैं? 2। ठीक है, कैसे बताता हूं मैं अभी। इसमें देखिए कोई काउंटर आयन नहीं होगा, ये सब पूरा एक कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, ये कोई काउंटर आयन नहीं होगा। काउंटर आयन कितने होंगे यहां पे? 0। ठीक है, ये कम है। अब देखिए एग्जाम्पल देखिए कैसे बताता हूं मैं, ये बता देता हूं, बाकी तो आपने अपने आप कर ही लोगे। जैसे ये है, अगर इसको आयनाइज करो तो ये आयनाइज किस में होगा? ये आयनाइज होगा Cu NH3O4 और प्लस SO4। SO4 पर -2 होता है तो इस पे कितना आ जाएगा? +2 आ जाएगा। इसमें कितना आ जाएगा? +2 हो जाएगा। तो आउटसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर इज नोन एज काउंटर आयन। ये क्या होगा? काउंटर आयन होगा। काउंटर आयन यहाँ पे कितना है? एक सल्फेट आयन निकला, तो यहाँ पे कितना हो गया? 1 हो गया। क्लोरीन, बाकी इसमें क्लोरीन यहाँ पे Cl2 था, तो जब ये आयनाइज होगा तो कितना आ जाएगा? 2Cl बने। देख लीजिए एग्जाम्पल देख लीजिए। अगर मान लीजिए ये है दूसरा, इसे ये है Cr NH3O6 Cl2, जैसे ये एग्जाम्पल है। अगर ये आयनाइज होगा तो किसमें आयनाइज होगा? Cr NH3O6 प्लस क्लोरीन, यहाँ पे Cl2 है ना, तो कितना होगा? 2Cl माइनस में होगा, तो इस पे कितना आएगा? +2 आएगा। काउंटर आयन यहाँ पे कितने निकले? 2 काउंटर आयन निकले। जो आउटसाइड द ब्रैकेट लिखा होगा वो काउंटर आयन होगा, ये याद रखिएगा। आगे बढ़िए, ठीक है, इसकी शॉर्ट ले लीजिए। अगला नेक्स्ट है, नेक्स्ट हेडिंग नंबर फर्स्ट, नंबर सेकेंड हेडिंग, सेंट्रल मेटल एटम। सेंट्रल मेटल एटम। सेंट्रल मेटल एटम को क्या कहते हैं? अभी बता चुका हूं मैं, कोऑर्डिनेशन सेंटर भी कहते हैं। ये कोऑर्डिनेशन सेंटर भी कहलाता है, सेंट्रल मेटल एटम। बता चुका हूं, नोट्स देख लीजिए। सेंट्रल मेटल एटम क्या होगा? इट इज द मेटल एटम it is the metal atom, it is the metal atom present in coordination sphere. Coordination sphere is the metal atom present in coordination sphere which coordinate with ligand, which coordinate with ligands by accepting their lone pair, by accepting their lone pair. It act as Lewis acid. It act as Lewis acid. ठीक है, जैसे एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है ये,
एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है ये, ठीक है। ये सेंट्रल मेटल एटम है, सेंट्रल मेटल एटम है, और ये सब क्या है, लिगेंड्स हैं जो इनको इलेक्ट्रॉन पेयर दे रहे हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो पढ़ाने जा रहा हूं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हेडिंग लीजिए, थर्ड हेडिंग, लिगेंड्स। लिगेंड्स 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 के एक और नाम दिया जाता है, इसे कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट भी कहते हैं। कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट भी कहते हैं, कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट भी कहते हैं। समझा चुका ही हूं, नोट्स बना लीजिए आप लोग। क्या है, एटम एटम मॉलिक्यूल और आयन, एटम मॉलिक्यूल और आयन which donate electron pair to central metal atom and form coordinate bond are known as ligands. They act as Lewis base. स्क्रीनशॉट लीजिए। हाँ भाई, स्क्रीनशॉट ले लिया। अब आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ लिगेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइप्स ऑफ लिगेंड्स जल्दी जल्दी पढ़ लीजिए। टाइप्स ऑफ लिगेंड्स बहुत बड़ा चैप्टर है, इसलिए वीडियो की लेंथ भी बड़ी होगी। बड़ा चैप्टर है कि आसानी से नहीं खत्म हो सकता, इसलिए वीडियो की लेंथ भी बड़ी होगी। टाइप्स ऑफ लिगेंड, देखिए लिगेंड्स दो टाइप के होते हैं। लिगेंड्स का क्लासिफिकेशन दो टाइप का होता है। नंबर फर्स्ट, इसका क्लासिफिकेशन दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज, चार्ज की बेसिस में बांटा गया है। चार्ज की बेसिस पे ये तीन तरह के होते हैं, तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं। एनायनिक, न्यूट्रल और कैटायनिक। एनायनिक जैसा नाम है, इस पे चार्ज कैसा होगा, नेगेटिव होगा। एनायनिक चार्ज कैसा होगा, नेगेटिव होगा। और ये मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ लिगेंड होते हैं। मोस्ट कॉमन टाइप लिगेंड्स होते हैं नेगेटिव। जैसे एग्जाम्पल F-, Cl-, I-, OH-, cyanide, Cn-, isocyanide, Nc-, S, thiocyanide -1, isothiocyanide, इस तरह के लिगेंड्स। O2-2 peroxide, O-1, ठीक है। इस टाइप के लिगेंड जितने नेगेटिव है, मोस्ट कॉमन टाइप होते हैं, ये नेगेटिव लिगेंड्स हैं। न्यूट्रल लिगेंड्स
न्यूट्रल जो होंगे वो क्या होंगे, जैसे वाटर, इन पर चार्ज नहीं होगा, इनके पास लोन पेयर होंगे। अमोनिया, एमीन लिखते हैं, नाम बाद में सिखा देंगे आपको। NH3, एल्कोहल ROH, एमीन R, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी एमीन। ठीक है, इस टाइप के लिगेंड जो होते हैं वो न्यूट्रल लिगेंड्स होते हैं। उसके बाद कैटायनिक की बहुत ही थोड़े होते हैं, कैटायनिक 2-3 हैं, बहुत ही अनकॉमन रेयर होते हैं। एक NO प्लस, NO2 प्लस, नाम लिख लीजिए इनका। जो पॉजिटिव लिगेंड होते हैं इनके नाम के आगे जो प्रीफिक्स जोड़ते हैं वो EM जोड़ते हैं, तो ये हो जाएगा नाइट्रोसियम, ये हो जाएगा नाइट्रोनियम, ये हाइड्रोजीन है तो हाइड्रोजीनियम हो जाएगा, हाइड्रोजीनियम। स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए, ये फर्स्ट क्लासिफिकेशन था ऑन द बेसिस ऑफ चार्ट। सेकंड वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे? स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। अब सेकंड देखिए, जो सेकंड क्लासिफिकेशन है वो बेस है ऑन द बेसिस ऑफ डेंटिसिटी, ऑन द बेसिस ऑफ डेंटिसिटी। भाई ये डेंटिसिटी कौन सी बला है? देखिए डेंटिसिटी क्या होती है, नंबर ऑफ लोन पेयर, number of lone pair donated by ligands, number of lone pair donated by ligands or number of coordinate bond formed by ligand are known as its denticity, is known as its denticity। इसकी शॉर्ट लीजिए। ठीक है, इट्स नोन एज इट्स डेंटिसिटी। चलिए जल्दी से, वीडियो लंबा हो रहा है, जल्दी से इसको डेंटिसिटी के बेसिस पे सबसे पहले आते हैं। मोनोडेंटेट। मोनोडेंटेट क्या होंगे? मोनोडेंटेट वो होंगे जो एक लोन पेयर सेंटीमीटर एटम को दे या सिंगल कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाए, उन्हें मोनोडेंटेट कहेंगे। मोनोडेंटेट लिख लीजिए। डोनेट, वन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देते हैं, वो मोनोडेंटेट कहलाते हैं। डोनेट वन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसके एग्जाम्पल F माइनस, Cl माइनस, I माइनस, OH माइनस, Cn माइनस, Nc माइनस, SCN माइनस, NCS माइनस, वाटर, एमीन, अमोनिया, ROH,
N3 माइनस NH2 माइनस, ठीक है, एटसेट्रा। ये सब मोनोडेंटेड लिगेंड होते हैं। ये सब सेंट्रल मेटल एटम को एक लोन पेयर या तो नेगेटिव अपना चार्ज डोनेट करेंगे या लोन पेयर डोनेट करेंगे। लोन पेयर वाटर के पास कितने होते हैं? 2 लोन पेयर होते हैं। सिंगल लोन पेयर क्या करेंगे? डोनेट करेंगे। सब क्या कहलाएंगे? मोनोडेंटेड लिगेंड्स कहलाएंगे। अब नंबर सेकंड इसकी शॉर्ट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। फिर बाइडेंटेट, बाइडेंटेट और बाई और डाइडेंटेट। जैसे नाम है वैसे ही ये क्या करेंगे? ये 2 लोन पेयर सेंटर मेटल एटम को देंगे। ये 2 लोन पेयर किसको देंगे? सेंटर मेटल एटम को। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए नंबर फर्स्ट है इसका एग्जाम्पल एथाइलिन डाइएमीन। एथाइलिन डाइएमीन, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं EN। EN यूज करेंगे जब स्ट्रक्चर बनाते हैं, तब यूज करेंगे, EN यूज करेंगे, ठीक है। अब देखिए एथाइलिन, पता है आपको एथाइलिन क्या होता है? CH2 डबल बॉन्ड CH2 होता है, ये एथाइलिन होता है। अब क्या करेंगे? ये सिंगल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड का एक बॉन्ड टूट के यहां पे क्या जुड़ जाए? डाई एमीन है ना, तो एमीन का होता है NH2, ये होगा एथाइलिन डाइएमीन। एथाइलिन डाइएमीन थोड़ा किनारे शुरू होते हैं तो आसान रहेगा। नंबर फर्स्ट एथाइलिन डाइएमीन। एथाइलिन डाइएमीन शॉर्ट फॉर्म में इसको लिखते हैं। जब स्ट्रक्चर बनाएंगे तो EN लिखेंगे। आपको EN लिखा मिल जाए तो ये ना समझिए कुछ नया आ गया, ये एथाइलिन डाइएमीन है। फॉर्मूला होता है CH2 यहां पर जो 2 नाइट्रोजन आपको दिख रहे हैं, यही लोन पेयर अपना डोनेट करेंगे। नाइट्रोजन लोन पेयर डोनेट करेगा। सेकेंड टाइप बाइडेंटेड है ग्लाइसिनेट, सॉरी ऑक्सिलेट। ऑक्सिलेट दिखाते हैं इसको OX से। फॉर्मूला होता है COO माइनस COO माइनस। ये 2 नेगेटिव दिख रहे हैं, यही लोन पेयर डोनेट करेंगे। थर्ड है ग्लाइसिनेट। थोड़ा पढ़ना पड़ेगा इसको, थोड़ा रटना पड़ेगा। ग्लाइसिनेट शॉर्ट फॉर्म में दिखते हैं GLY, ग्लाइसिनेट। फॉर्मूला होता है कुछ नहीं, एमीन से एस्टेट ग्रुप जोड़ दो। एस्टेट ग्रुप क्या होता है? एस्टेट ग्रुप होता है CH3 COO माइनस, ये एसिटेट ग्रुप होता है। जब ये किसी से लिंक करेगा तो अपना एक हाइड्रोजन निकाल देगा। एक हाइड्रोजन निकालेगा, वैलेंसी कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4 होती है। जब किसी से ये लिंक करेगा तो यहां कितना बचेगा? CH2। तो एमीन से CH2 COO जोड़ दो, इसे कहेंगे ग्लाइसिनेट। अगला नेक्स्ट है एसिटिनोएट। थोड़ा रटना पड़ेगा ये। एसिटिनोएट, इसे कहते हैं ACAC। कैसी एसिटिनोएट क्या होगा? ACAC, ठीक है। एसिटिल ग्रुप देखिए ये होता है CH3 CO। अब यहां पे क्लोरीन जुड़ जाएगा तो एसिटिल क्लोराइड हो जाएगा, तो ये एसिटिल ग्रुप होता है। एसिटिल और एसिटिनोएट आपने 11th में पढ़ा होगा IUPAC में। ये क्या है? एसिटिनोएट, कीटोन है ये एसिटिनोएट ग्रुप होता है। इन दोनों ग्रुप को जोड़ो। जब इन दोनों ग्रुप को जोड़ोगे तो क्या होगा? इससे ये जोड़ोगे तो क्या होगा? कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई करनी पड़ेगी आपको, तो क्या हो जाएगा? तो ये इस तरह जुड़ के आएगा CH डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड O CH। ये है एसिटिल एसिटिनोएट, ठीक है। उसके बाद आता है, कितने हो गए? 3, 1 2 3, ये 4। पांचवा आता है डाइमेथाइल
मेथाइल ग्लाइऑक्सिमेट, डाइमेथिल ग्लाइऑक्सिमेट, इसे कहते हैं DMG। DMG इस तरह लिखा मिलेगा आपको DMG। जब स्ट्रक्चर किसी का फॉर्म में आएगा तो यही लिखा मिलेगा आपको DMG, ACAC, EN, OX, GLY, इस तरह लिखा मिलेगा। ये होता है ये दो नाइट्रोजन जो हैं ये काम करेंगे इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर का। ओके, ठीक है। आखिरी है डिपाई, आखिरी है लास्ट है डिपाई। 2,2 डाइपायरिडिल, 2,2 डाइपायरिडिल 2,2 डाइपायरिडिल, इसे कहते हैं डिपाई। डिपाई ये क्या होता है? आपने पायरिडीन सुना होगा, ये दो लोन पे नाइट्रोजन के, ये डिपाई। ठीक है, समझ में आ गया। अब इसमें एक चीज और समझ लीजिए, देखिए ये एथिलीन डाइएमीन है, देखिए इसमें स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है कि इसको दो इक्वल पार्ट में आप डिवाइड कर सकते हो। डिवाइड कर सकते हैं ना इक्वल पार्ट में, इसको भी दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर सकते हो, आप कर सकते हो ना। तो जिस लिगेंड्स को आप दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दो, जिस लिगेंड को आप दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दो, उसे सिमेट्रिकल लिगेंड कहते हैं। यहीं पे पढ़ा दे रहे हैं हम, चलो बाद में पढ़ाएंगे। अच्छा छोड़ो इसे, बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। ठीक है, यह है स्क्रीनशॉट लेने इसका, आगे बढ़ते हैं। जल्दी से, वीडियो लंबा हो रहा है, जल्दी से और लिख लीजिए। उसके बाद बाइडेंटेड हो गया। अब नेक्स्ट है ट्राइडेंटेड। ये 3 लोन पे डोनेट करेंगे। ट्राइडेंटेड एग्जाम्पल है डाइएथिलीन टेट्राएमीन, डाइएथिलीन टेट्राएमीन। क्या एग्जाम्पल बनेगा इसका? CH3 डाइएथिलीन ट्राइएमीन, डाइएथिलीन ट्राइएमीन। ये देखिए, ये 3 नाइट्रोजन है, ट्राइएमीन मतलब 3 NH2 ग्रुप, और ये दो क्या है? एथिलीन, डाइएथिलीन ट्राइएमीन। ये ट्राइडेंटेड होता है, डाइएथिलीन ट्राइएमीन ये ट्राइडेंटेड होता है। देखिए एक लोन पेयर ये, एक लोन पेयर ये, एक लोन पेयर ये। समझ में आ रहा है ना बात? आगे बढ़ते हैं। उसके बाद टेट्राडेंटेट, टेट्राडेंटेट ट्राइडेंटेट, हाँ, जो एथिलीन डाइएथिलीन ट्राइएमीन को हम डाइईन से दिखाते हैं। डाइएथिलीन ट्राइएमीन को किससे दिखाते हैं? डाइईन से। जब स्ट्रक्चर बनेगा तो यही दिखाई जाएगा, डाइईन। उसके बाद ट्राइईन टेट्राडेंटेट, ये क्या करेंगे? 4 लोन पे डोनेट करेंगे। इसका एग्जाम्पल है ट्राइएथिलीन टेट्राएमीन,
टेट्राएमीन, ट्राई एथाइलिन टेट्राएमीन। 3 एथिलीन होंगे और 4 एमीन होंगे, तो जोड़ दीजिए CH2 NH CH2 NH2। देखिए 4 एमीन है और नाइट्रोजन ही लोन पेयर हो गए। कितने डोनेट करेंगे? 4 लोन पेयर डोनेट करेंगे, ठीक है। उसके बाद पेंटाडेंटेट और ट्राई एथिलीन टेट्राएमीन को हम ट्राईइन शॉर्ट फॉर्म में ट्राईइन से दिखाते हैं। इसको दिखाते हैं ट्राईइन से, ठीक है। उसके बाद पेंटाडेंटेट क्या होंगे? 5 लोन पे डोनेट करेंगे। पेंटाडेंटेट 5 लोन पे डोनेट करेंगे। एग्जाम्पल इसका है एथिलीन डाईएमीन, ट्राईएसीटेट। एथिलीन डाईएमीन ट्राईएसीटेट। एथिलीन मतलब CH2, डाई मतलब N, डाईमीन मतलब N। अब ट्राई एसीटेट 3 एसीटेट ग्रुप जुड़ेंगे, CH2COO माइनस, CH2COO माइनस, और यहां पे एक हाइड्रोजन भी आ जाएगा और CH2COO माइनस। देखिए चार्ज, देखिए 1 2 3 तो चार्ज हो गए और 2 लोन पेयर डोनेट कर देंगे। कितने हो जाएंगे? 5 लोन पेयर ये डोनेट करेंगे। अब जल्दी से हेक्साडेंटेट 6 लोन पेयर डोनेट करेंगे। हेक्साडेंटेट कुछ नहीं करना है, इसमें हो जाएगा एथिलीन डाईएमीन टेट्राएसीटेट। फॉर्मूला सेम रहेगा, बस यहां पे एक हाइड्रोजन हटेगा और एक एसीटेट ग्रुप और आ जाएगा। एक एसीटेट ग्रुप और आ जाएगा। देखिए 4 नेगेटिव हो गए और 2 लोन पेयर हो गए, 6। एथिलीन डाईएमीन टेट्राएसीटेट को हम नाम देते हैं शॉर्ट फॉर्म में EDTA। एथिलीन डाईएमीन टेट्राएसीटेट EDTA। तो ये था लिगेंड्स, डिफरेंट टर्म। अभी टर्म्स खत्म नहीं हुए हैं, अभी आपने 3 ही टर्म पढ़े हैं। अभी आपको कोऑर्डिनेशन नंबर बताएंगे, ऑक्सीडेशन नंबर बताएंगे। अभी लिगेंड से पूरा नहीं हुआ है। ये लिगेंड तो 6 तक हमने बता दिया आपको। अभी हम आपको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में बताऊंगा कि कुछ स्पेशल नेम लिगेंड्स के लिए होते हैं, वो स्पेशल नेम कैसे होंगे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। थैंक यू।